मैंने स्वतः निर्णय लिया है चुनाव ना लड़ने का। प्रजातंत्र में जिसको कार्यकर्ता चाहते हैं वो उसका चयन किया जाता है। पार्टी ने जितना मुझको दिया है अभी तक राजनीतिक क्षेत्र में, उससे कहीं ज्यादा दे दिया होता, मैंने शायद काम भी न किया। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि जो देश को चला रहा है दो ही व्यक्ति चला रहे हैं, एक अडानी एक अंबानी। अडानी अंबानी वो आज एक दिन में थोड़े पैदा हो गए। जब उनका शासन काल में था तब भी अडानी और अंबानी थे। तो चाहते हैं कि एक नहीं और यहाँ पर तैयार हो जाए अडानी अंबानी, ताकि हमारे लोगों को काम मिले। बरगी नहर का पानी यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचा है। सौभाग्यवश कहिए कि दुर्भाग्यवश कहिए, उसी विभाग का मंत्री मुझे बना दिया गया, लेकिन हम तो लगे हुए हैं इसको पूरा करने के लिए। अब वो आ जाएगी कि लोगों ने बेरोजगारी दूर करने का केवल एक अर्थ लगा रखा है कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकारी नौकरी मिलना कोई बहुत अच्छी बात मैं नहीं मानता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टेड टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं आपके साथ अंबिका केसरी। राजपाट के सेगमेंट जवाबदेही के तहत आज हम मौजूद हैं विधानसभा क्षेत्र नागौद में, जहां के वर्तमान विधायक नागेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि इस बार का विधानसभा चुनाव कैसा और किस प्रकार होने वाला है और किन मुद्दों को लेकर इस बार वो आम जनता के बीच जाएंगे। नागेंद्र सिंह जी, सबसे पहले पेप्टेड टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, आप भाजपा के 5 ऐसे विकास कार्य नागौद विधानसभा क्षेत्र में गिना दीजिए जिसको आम जनता को सबसे ज्यादा फायदा मिले। देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र का मैंने सर्वांगीण विकास किया है। सर्वांगीण विकास बड़ा स्पष्ट है कि हमारी स्पष्ट योजना थी कि हम अधोसंरचना का विकास करेंगे अपने क्षेत्र में। इसलिए हमने पूरे क्षेत्र में सड़कों का जाल बनवाने का प्रयास किया है। हमने बिजली प्रत्येक घर में, प्रत्येक गांव में पहुंचा दिया है। सड़कें भी लगभग एक तरफ से पक्की सड़क से सारे गांव जुड़ गए हैं। छोटे छोटे टुकड़े बाकी हैं जिनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पीने के पानी का संकट है, तो आज कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहाँ पर नियम से अधिक हैंडपंप न लगे हुए हों। और अब कई गांवों में तो नल जल योजनाएं चालू हैं जो बड़े गांव हैं। और अब मैंने भी प्रयास किया है, हमारे सांसद जी ने भी प्रयास किया है, और हम बाण सागर से जो जल निगम के माध्यम से जो योजना बनी है, प्रधानमंत्री जी बनाया है कि हम देश के प्रत्येक गांव में पाइप के द्वारा पानी पहुंचाएंगे, उस योजना के अंतर्गत भी हमारा नागौद भी आ गया है। ऊंचाहारा मेरा क्षेत्र है, वो तो बहुत एडवांस स्टेज में है। मुझे लगता है कुछ महीनों के अंदर ही सब प्रत्येक गांव में वहां पर घरों में पानी वहां पहुंच जाएगा। शिक्षा का जहां तक क्षेत्र है, तो शिक्षा का भी हमने कई विद्यालयों का उन्नयन करवा दिया गया है। हम मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 ऐसे विद्यालय हैं जिनका आप सीएम राइस में श्रेणी में आ गए हैं, जिनमें लगभग 40-45 करोड़ रुपया खर्च होकर के भवन का बनना प्रारंभ हो गया है। कॉलेज भी ऊंचाहारा में बन रहा है। कुल मिलाकर के कॉलेज भी है मेरे क्षेत्र में, 2 तहसील हेडक्वार्टर में। हायर सेकेंडरी स्कूल तो कई हैं, और अभी मुझे पता चला है कि वो भी सैंक्शन, जसों के लिए भी सैंक्शन आ गया है। वहां पर भी कम से कम प्रधानमंत्री और केंद्रीय सरकार की कोई योजना है जिसके तहत वो विद्यालय का वहां बनेगा। छोटे मोटे उन्नयन मैंने और भी करवाए हैं जिसका मुझे भी नाम याद नहीं है। तो वो हो गया। तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई ऐसी मांग नहीं आती है। ये केवल जरूर मांग आती रहती है कि कहीं पर शिक्षक ठीक से शिक्षा की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। उसके लिए तो प्रशासनिक इशू है, तो हम उसको डील करते रहते हैं। चुनाव के समय दो मुद्दे लगातार छाए रहते हैं, चाहे जो भी विधानसभा क्षेत्र में, एक महंगाई एक बेरोजगारी। लगातार आरोपों में घिरती जा रही है भाजपा और कांग्रेस लगातार इसको घेरे में ले। महंगाई की चर्चा तो मैं बाद में करूंगा। बेरोजगारी का जहां तक प्रश्न है, तो अभी हमको जनता को और सबको समझना पड़ेगा कि लोगों ने बेरोजगारी दूर करने का केवल एक अर्थ लगा रखा है कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकारी नौकरी मिलना कोई बहुत अच्छी बात मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि सरकार में सारा जितना प्रदेश की कमाई है, वो यदि हम व्यवस्था में ही खर्च कर देंगे तो हम विकास कार्यों में कहाँ खर्च करेंगे। हमको काम करने का अवसर देना चाहिए। पुरानी योजना है जिसको हमने चालू रखा है, कांग्रेस के जमाने से ये योजना चालू हुई थी मनरेगा के द्वारा। ये था कि हमको मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही थी, वो भी रोजगारी है। तो अब हालत ये है कि मनरेगा में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। सामान्यतः जो मजदूरी है वो बाहर ज्यादा मिल जाती है, यहाँ वहाँ कम मिलती है। ये हालत है। तो एक तो वो तबका जो मजदूरी के द्वारा काम चाहता था, वो उसके लिए पास पर्याप्त व्यवस्था हो गई। दूसरा, अब हमने जो कोशिश किया है कि हम ये मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की जो योजना है जिसकी बहुत बड़ी चर्चा है,
सारे देश में करोड़ों रुपए का टर्नओवर हो गया, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जितना टर्नओवर नहीं कर सकती हैं। हमारे यहाँ के अभी युवकों को इसके बारे में बहुत कम उनको वो उत्साहित हैं उस योजना को लेकर के, जो कि हमको समझाना पड़ता है। जब कभी भी मेरे पास कोई आता है कि साहब नौकरी लगवा दीजिए, एक बात ये नई आ गई है कि अब किसी नेताओं की सिफारिश नहीं चलती है, किसी प्रकार की नियुक्तियों में। लेकिन उनकी आदत पड़ी हुई है, तो वो आकर के बोल देते हैं, साहब आप कह दीजिएगा तो हो जाएगा। हम कहते हैं नहीं, इसलिए कहने का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन कांग्रेस कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि जो देश को चला रहा है, 2 ही व्यक्ति चला रहे हैं, एक अडानी, एक अंबानी। इसलिए बेरोज़गारी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे क्षेत्र में फैली हुई है। क्या कहें? यार, अडानी, अंबानी वो आज एक दिन में थोड़े पैदा हो गए। जब उनका शासनकाल में था, तब भी अडानी और अंबानी थे और उस समय ही उनकी बुनियाद पड़ी थी। और यह व्यवसाय करने का एक सैद्धांतिक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ ज़रूर। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले ये तय किया था कि व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं है। हम उस सिद्धांत को विश्वास नहीं करते हैं। जो व्यवसाय करने के योग्य है, वो अपना व्यवसाय करेंगे। अब कई लोग व्यवसाय कर रहे हैं, छोटे-बड़े व्यापारी हैं, बड़े भी उद्योगपति हैं और विश्व के हम तुलना करेंगे तो पता नहीं कितने बड़े-बड़े उद्योग हैं। तो उद्योग के माध्यम आखिरकार वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ही मिल रहा है ना, नौकरी ही मिल पा रही है ना। हम तो चाहते हैं कि एक नहीं और यहाँ पर तैयार हो जाए अडानी, अंबानी, ताकि हमारे लोगों को काम मिले। सरकार का काम थोड़ी कि सरकार की ये नौकरी देती रहे। सरकार का काम है प्रशासन करना, कानून व्यवस्था ठीक रखना, देश की सुरक्षा रखना और बाकी जो व्यवस्था की वाली ज़िम्मेदारी है, वो आप पूरा कर रहे हैं। और अडानी-अडवाणी अपनी मेहनत से यदि आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? एक विधानसभा क्षेत्र में एक मुद्दा ज़रूर यहाँ पर गहराता है कि बरगी नहर का पानी यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचा है। काम चल रहा है, क्यों इतना लेट लतीफ़ी हो रही है? जनता को, किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। देखिए, बरगी का यदि आप इतिहास देखें, तो बरगी जब डैम बना था, उसी समय बाईं तट नहर और दाईं तट नहर बनाने की योजना बन गई थी। बाईं तट नहर के द्वारा नरसिंहपुर जिला की सिंचाई होती है किसानों की। जो दाहिनी तट नहर है जिसके द्वारा कटनी, सतना और सतना का कम से कम 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचना था, वह ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी। कई वर्षों तक वो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी वहाँ पर। उसकी ये मान लिया गया था कि इसको बनाने की आवश्यकता नहीं। सौभाग्यवश कहिए कि दुर्भाग्यवश कहिए, उसी विभाग का मंत्री मुझे बना दिया गया। ये अचानक चर्चा आई, मुझे भी इसके बारे में ज्ञान नहीं था। जब चर्चा आई तो पता साहब राइट बैंक कैनाल से सिंचाई वो सतना की हो सकती है। तो मेरी उत्सुकता बढ़ी, मैंने कहा ये कैसे हो सकती है? बताया उन्होंने। मैंने कहा मैं फाइल लाओ मेरे पास। जब मैंने फाइल देखा तो मैंने कहा ये योजना तो चालू होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के पास गया, मुख्यमंत्री को मैंने बताया, उन्होंने तत्काल उसको स्वीकृति दे दी। हम आगे बढ़ गए, सारी प्लानिंग बनवाई उसकी और उसी समय में उसके लिए, उस समय की बात कर रहा हूँ, अब तो काफ़ी महँगा हो गया है। 790 करोड़ रुपए, मुझे भी मालूम है फिगर, 790 करोड़ रुपए की माँग हुई थी कि दाहिनी राइट बैंक कैनाल बनाने में इतने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। स्वीकृत हो गई। अब ये टेक्निकल जो लोग हैं, उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया था, टेंडर हुआ, टेंडर वाले एजेंसी आ गई, बनाने लगे। अब जब वो मशीन आ गई, वो एक 100 करोड़ रुपए की मशीन ही थी, 100 करोड़ रुपए की। जर्मनी से बनना था, जर्मनी से मशीन भी आ गई, ठेकेदार लाया वहाँ पर। और जब उसने खुदाई करना चालू किया, सलीमनाबाद के पास एक छोटा-सा पहाड़िया तो नहीं कहूँगा, एक हाई राइज़ है ज़मीन की, 150 फुट नीचे ले जाना था। ये तय किया गया था कि हम वहाँ पर सुरंग बना करके पानी ले जाएँगे। कारण ये था कि वहीं से रेलवे लाइन भी जा रही है और नेशनल हाईवे भी जा रहा है और यदि हम उतने गहराई तक जाते, तो बहुत दूर से हमको खोदना पड़ता। जब नहर 150-200 फुट नीचे जाएगी, तो अगर हम सीधे थोड़ी खोदते हैं, हम बगल से खोदना पड़ता, तो कम से कम 1.5-2 किलोमीटर इधर, 1-2 किलोमीटर इधर, तो बहुत सारी किसानों की ज़मीन चली जाएगी। तो तय ये किया गया कि हम उससे टनल बनाएँगे। टनल बनाने में जो हमारे इंजीनियर्स ने ये स्टडी करके निष्कर्ष पे पहुँचे थे कि नीचे कड़ा पत्थर है और कड़ा पत्थर टनल के लिए अच्छा होता है यहाँ पर। उसको हम लोग को ऊपर लगेगा, अरे कड़ा पत्थर बहुत मुश्किल होता है काटना। कड़ा पत्थर काटने में कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती थी। उसके लिए मशीन आई, लेकिन वहाँ पर कड़ा पत्थर थोड़ा ही मिला, बाद में कड़ा पत्थर नहीं मिला और लूज़ पत्थर मिले, जैसे नदियों में बड़े-बड़े जो बड़े पत्थर पड़े रहते हैं, वो पत्थर निकलने लगे, वो मशीन के कटर में फँसने लगे और मशीन टूटने लगी। इसके वजह से विलम्ब होने लगा। एक बार आप मशीन घुसी है 1 किलोमीटर अंदर और एक चीज़ टूट गई, फिर 1 किलोमीटर पीछे ले आओ, उसको ठीक करो और फिर अंदर ले जाओ, इस प्रोसेस में टाइम बहुत लगता है। फिर ये महसूस किया गया कि एक मशीन और आ जाए तो दूसरे तरफ से भी चल जाए,
उसी समय दूसरी तरफ से भी मशीन आ गई। अब 2 मशीनें काम कर रही हैं, उसके बावजूद भी ये समय जो सीमा तय किया गया था, वो समय सीमा में पूर्ण नहीं हो सकता था। सरकार लोग कहते हैं पैसे की कमी थी, पैसे की कमी कभी नहीं पड़ी थी वहाँ पर, और केंद्र सरकार ने से भी हमको अनुमति मिल गई थी, यदि पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो केंद्र सरकार भी देने के लिए तैयार थी। लेकिन प्रकृति से तो आदमी कोई नहीं लड़ सकता है। कुल मिलाकर के 12 किलोमीटर की नहर थी, सुरंग थी राधा 12 किलोमीटर की। अब हम 11 तक पहुंच गए हैं, 1 किलोमीटर बाकी है। अब वो समय तो निकल गया है। अब बाकी लोग जिनको विरोध करना है, जिन्होंने कुछ किया नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो लगे हुए हैं इसको पूरा करने के लिए। अब वो आ जाएगी एक न एक दिन। अभी भाजपा ने कुछ ही सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। आगामी सूची भी जारी होने वाली है। आपको भाजपा सीट से क्या संकेत मिले हैं अभी? देखिए, भाजपा से मुझे कोई संकेत नहीं मिलते हैं। मैंने स्वतः निर्णय लिया है चुनाव ना लड़ने का, और इसका सबसे प्रमुख कारण है कि मेरी जो आयु है अब इतनी हो गई है कि मुझे अब राजनीति से थोड़ा-सा संन्यास लेना चाहिए। 82 साल की उम्र में कोई प्रजा तो आप विधायकी मान का लीजिए काम चुनाव ना लड़ने का ऐलान कर दिया है, मैंने तो कर आप दिया है, अपने लेकिन हिसाब से आप कोई दूसरा चेहरा यहाँ पर नागौद विधानसभा क्षेत्र में देख रहे हैं? देखिए, प्रजातंत्र में कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। प्रजातंत्र में जिसको कार्यकर्ता चाहते हैं, वो उसका चयन किया जाता है। हमारी पार्टी सर्वे भी करा रही है, कार्यकर्ताओं से भी संपर्क में है, और बाकी एजेंसीज़ के द्वारा भी कर रही है। जो सबसे ताकतवर कैंडिडेट मेरे अलावा उनको मिलेगा, उसको प्रत्याशी देंगे, अभी मालूम नहीं हुआ। अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ था, उसमें आपके द्वारा ये भी कहा गया था कि हम चुनाव ना लड़ेंगे। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद 1-2 दिन बाद एक वीडियो जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि हम पार्टी अगर मौका देती है, तो हम छोटे से छोटा चुनाव या कोई भी एक चुनाव हम लड़ एक सकेंगे। एक एक बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। मैंने आज तक पार्टी के पास टिकट माँगने नहीं गया। मैं पार्टी का एक निष्ठावान और सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। मेरी सक्रियता को देख कर के पार्टी वाले मुझे टिकट अपने आप बुला करके देते रहे हैं। वो मैं अहंकारवश नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने काम देख कर के किया है। बाकी हमारे यहाँ भी प्रथा है, कांग्रेस पार्टी में भी है, लोग जाते हैं, टिकट माँगते हैं, आलोचना करते हैं, फलाना करते हैं, ढिकाना करते हैं। ऐसा मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ है। मुझे पार्टी से कोई शिकायत भी नहीं है। पार्टी ने जितना मुझको दिया है अभी तक राजनीतिक क्षेत्र में, उससे कहीं ज़्यादा दे दिया हो, तब मैंने शायद काम भी ना किया हो। और इस वक़्त मैंने अब खुद निर्णय लिया है, नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं जब बोलता हूँ कि मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के आदेश का पालन करता हूँ, मैं पार्टी छोड़ नहीं रहा हूँ। मैं पार्टी में रहूँगा, राजनीतिक चुनाव से मैं हटना चाहता हूँ। यदि ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई कि पार्टी ने कहा कि नहीं साहब आपको लड़ना ही पड़ेगा, तो मैं क्यों नहीं लड़ूँगा यहाँ पर? तो लेकिन मैं स्वतः नहीं लड़ रहा हूँ। मैं स्वतः नहीं लड़ रहा हूँ, और मुझे आज मेरी मेरी रीडिंग ये है कि 99% मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा यहाँ पर। एंड मैं खुद लगा हूँ पार्टी की मदद करने में कि हम कोई अच्छा कैंडिडेट यहाँ पर हो जाए, जैसे ही होगा वो तय कर लेंगे वहाँ पर। लेकिन अगर कोई ऐसा होता है कि कोई मिल ही नहीं रहा है और हमारी पार्टी इतना बड़ा निर्णय लेती है मेरे कहने के बावजूद, तो फिर देखेंगे क्या होता है। आप जैसा बोल रहे हैं कि कोई मिल नहीं रहा है या कि मिल गया। मान लीजिए अगर आप भी अभी वर्तमान विधायक हैं, तो आपकी नज़र में ऐसा कौन-सा मतलब आप दावेदार बता दीजिए विधानसभा क्षेत्र में, जो यहाँ की जनता जो अपना यहाँ का विधानसभा चुनाव निकाल सके? देखिए, मेरा अभी बताना उचित नहीं होगा। अभी जब हम सर्वे कर रहे हैं, तो मैं अपने ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं किसी को पक्ष लेकर के बात करूँगा तो फिर मैं निष्पक्षता से वो काम नहीं कर पाऊँगा। इसलिए ये उचित नहीं होगा कि आप मेरा ये पूछिए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि मेरी निगाहों में बहुत सारे ऐसे युवा कार्यकर्ता हैं, जो सक्रियता के साथ इस क्षेत्र में काम किया है, उनमें से किसी का नाम लूँगा ज़रूर। अभी मान लीजिए कि प्रत्याशी मान लीजिए पार्टी आपको मौका देती है या कि आपने बोल दिया चुनाव ना लड़ने का, पार्टी किसी और को मौका देती है, तो क्या मुद्दे होंगे विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच? क्या उनको बताएँगे कि हाँ, भाजपा ने ये कार्य किया और प्रदेश स्तर पर क्या यहाँ पर विकास करें? देखिए, मैं प्रदेश स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं करना चाहता हूँ। अभी हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो अधोसंरचना की बात मैंने पहले प्रारंभ में की थी, उसके लिए अभी भी फिनिश करने के लिए बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। एक नई समस्या तैयार होती जा रही है। हमारे यहाँ प्रतिवर्ष वर्षा कम होता जा रहा है, और वाटर कंज़र्वेशन की जितना ध्यान हमको दिया जाना चाहिए था, हमने तब महसूस ही नहीं किया था कि हमको इतना बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे समझ में तो सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हमको वाटर कंजर्वेशन की व्यवस्था यहाँ पर बनानी पड़ेगी, ताकि हमारा क्षेत्र रेगिस्तान में ना तब्दील हो जाए। और हमारे पास नेचुरल साइट है, हमारे पास परसौनिया का पठार है जहाँ पर कैचमेंट एरिया है, उसके नीचे नेचुरल डैम बन सकते हैं जो जहाँ पर पानी का भराव हो सकता है, और नीचे कमांड एरिया है। तो जब इतना नेचुरल साइट्स हैं, मेरे निगाहों में 8-10
झुकेही से लेकर के पवई तक चले जाएं तो कम से कम 10 डैम बन सकते हैं, 15-15, 20-20 करोड़ के। वो अगर हम बना देंगे तो हमारे क्षेत्र में पानी का संकट कभी नहीं आएगा। बाकी जगह आ सकता है लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं आएगा। इतना पानी हम बरसात में रोक दिया करेंगे। मेरी प्राथमिकता तो ये है। और दूसरा, हमारे क्षेत्र में हमको अपने एजुकेशन का स्तर ऊंचा करना पड़ेगा। सरकार की नई नीति के मुताबिक अब जो हमने अभी तक पैसा खर्च करते थे अपने टोटल बजट या जीडीपी का 1.9%, उसको हमने 6% खर्च करने का निश्चय किया है। उसको 6% जब हम खर्च करेंगे तो अरबों में बदल जाएगा। वो अगर क्षेत्र में खर्च होगा तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगी, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जब बढ़ेगी तभी हमारे क्षेत्र के लोग अन्य क्षेत्र के लोगों से कंपटीशन में आगे बढ़ सकेंगे। ये करना बहुत जरूरी है। विपक्षी पार्टी एक आरोप ये भी लगाती है कि नागौद में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, कई वर्षों से लगातार सुधारने का प्रयास भी उनके द्वारा किया गया, भाजपा द्वारा, प्रदेश सरकार, विधायक द्वारा सब कुछ किया गया। आज भी वहां पर लोग अगर जाते हैं अस्पताल तो कोई भी मामूली सी बीमारी होती है तो उनके कागज में रेफर लिख दिया जाता है। देखिए, स्वास्थ्य से संबंधित आप महसूस करेंगे, जनता भी समझती है कि हर गांव में स्कूल खोले जा सकते हैं लेकिन हॉस्पिटल नहीं खोले जा सकते हैं। हॉस्पिटल तो जब खुलेंगे तो 10, 15, 25, 50 पंचायतों के बीच में ही खुलेगा। इतनी बड़ी उपलब्धि हमारे सांसद जी ने हमको सपना में ला के दिया है कि आज हमारे पास मेडिकल कॉलेज है, और उस मेडिकल कॉलेज के साथ साथ फिर मेडिकल हॉस्पिटल भी विकसित होगा, और मेडिकल कॉलेज का स्तर अपना ऊंचा ही होता है। वो तो समय बताएगा कि हम किस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है जिसकी वजह से हमारा नागौर क्षेत्र भी प्रभावित होगा और लाभान्वित होगा। जहाँ तक नागौर नौशहरा का प्रश्न है, अभी भी जाकर देखा जा सकता है कि 10 करोड़ का भवन नागौर में पूर्णता की स्थिति में है। एंड ऊंचेहरा का प्रारंभ हो गया है। 10-10 करोड़ के वहाँ चालू कर गए हैं। हमारे यहाँ पर एक जसों क्षेत्र है जिसका वहाँ पर अस्पताल था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, उसका उन्नयन करके उसके लिए 9 करोड़ रुपए आया है, 9-10 करोड़ रुपए आया है, जिसपे वहाँ पर भवन बनने जा रहा है। तो ये हमारे मन के अंदर था ना कि हमको स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ानी है, विस्तार करनी है। और अब है क्या कि जब सड़कें अच्छी होती हैं तो 10 मिनट 15 मिनट लगता है यहाँ से जसों जाने में। 15 मिनट को तो आप 17 में किसी एक कोने से और अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हो, लेकिन हमारे यहाँ का आदमी यहाँ से जसों पहुंच सकता है, जसों से नागौर पहुंच सकता है। कुल मिलाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने का यही तरीका है कि हमारी सड़कें बन जाएं और हॉस्पिटल में आधुनिक सुविधाएं। पहले तो केवल 2 डॉक्टर हुआ करते थे, आज हमारे पास एक्सरे की मशीन है और हर जगह एमआरआई सेंटर नहीं खुल सकते। जब वो हम उस लायक होंगे। पार्टी ये भी बोल रही है, विपक्षी पार्टी, की सुविधाएं सब कुछ हैं लेकिन लाभ नहीं मिल पा रहा है। यार, ये कौन से मापदंड से नाप रहे हैं वो लोग? डॉक्टर वहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ के जो डॉक्टर है काफी योग एंड केबल डॉक्टर है। कभी कोई डॉक्टर लापरवाही भी करते होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है डॉक्टरों के खिलाफ, लेकिन अभी तक ऐसी में शिकायत नहीं आई है। कमी जरूर महसूस रही थी कि हमको और अधिक बेड चाहिए, और अधिक बेड की व्यवस्था हो चुकी है। और बाकी सोफिस्टिकेटेड बीमारी के लिए यहाँ डायलिसिस होना है, अब डायलिसिस होने के लिए तो नहीं है, सतना जाना ही पड़ेगा। तो इतने सतना के अंदर समग्र रूप से यदि देखा जाए तो स्वास्थ्य की सुविधाओं में हम विकास ही कर रहे हैं, कमजोरी नहीं। लगातार कांग्रेस रणभूमि में पार्टी से लड़ने के लिए तैयार है। वो बोल रही है कि भाजपा भी 1000 रुपए लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को दे रही है, हम 1500 देंगे। कितना असर आप मानते हैं कि आम जनता के बीच इसका पड़ेगा? देखिए, कल्याणकारी योजनाएं समाजवादी व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण अंग है। अब कल्याणकारी योजनाओं की कोई सीमा नहीं है यहाँ पर। जिसके दिमाग में जैसी बातें आई हैं, हमारे दिमाग में जो उचित आया, जैसे हमने सोचा कि हमको शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उसके लिए हमने व्यवस्था बना दी एक, और उसके लिए पैसा भी देना चालू किया। अब सामाजिक से क्या होता है कि हमने गणवेश भी देना चालू किया, मुफ्त किताबें भी देना चालू कर दिया। जैसे प्रतिभाशाली और कोई बच्चे निकले, उनके पास गरीब घर के हैं, पैसा नहीं, उनके लिए पैसे की भी हमने व्यवस्था कर दी। 5 ही % होगा, लेकिन जो प्रतिभावान होगा उनके कम से कम मौका तो मिल जाएगा आगे पढ़ने के लिए। तो इसी प्रकार से जब हमने देखा कि महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ हमको करना चाहिए, तो महिलाओं के उत्थान के लिए हमने बहुत कुछ किया है। अब तो लोग हंसी मजाक भी कब उड़ाने लगे हैं, लेकिन कई बार आपको देखने को मिला होगा कि छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी महिलाओं को अपने पति से बात करना पड़ जाता है। अगर उसके भाई पॉकेट मनी के रूप में यदि उसको 1000 रुपए मिल जाता है, तो उसमें आपत्ति क्यों किसी को करनी होनी चाहिए? महिलाएँ भी तो हमारी ही हम कोई माँ है, तो कोई बहन है, तो कोई पत्नी है, उसको पुरुषों को आपत्ति क्यों करना चाहिए? और ये हमारे दिमाग में आया, आपके दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? तुम चाहते तो कर सकते थे। जो हम करते हैं उसके पीछे आप लग जाते हो कि हम 100 देंगे तो 200 देंगे, हम 200 देंगे वो 300 देंगे। क्या लगता है, ऐसा करके क्या
कांग्रेस सरकार, ये सरकार इस बार कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी, क्या लगता है आपको कि जैसे भाजपा कर रही है कि 1000 दें, वो 1500 दें, मान लीजिए भाजपा 3000 करती, वो बोली हम 4000, क्या लगता है कि आपको इसका कुछ असर जनता के बीच भी देखिए, जनता अब समझदार है। जो गैर जिम्मेदारी से बोलता है वो जनता उसको पकड़ लेती है। जब हमने पहले बोला तब तो जनता ने उसको अप्रिशिएट किया। अब जनता जानती है कि उसको बोलने की वजह से वो जो बोल रहे हैं। अब वो कुछ भी बोलता है, 1 लाख रुपया देंगे, तो बोलते रहो। जनता जानती है कि उसको कितना चाहिए, वो खुद का अपेक्षा नहीं कर रही है। जब हम मदद करें तो मदद के रूप में होनी चाहिए। मदद कर रहे हैं जाकर के, उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यदि फायदा होगा तो हम ही को फायदा होगा, उनको फायदा नहीं होने वाला। इस बार कांग्रेस ये भी दावा कर रही है कि सतना जिले की 7 विधानसभा सीट में कांग्रेस सरकार प्लस इस बार अब की बार कमलनाथ सरकार। देखिए, मैं प्रेडिक्ट कभी नहीं करता हूँ। हम चुनाव लड़ेंगे, जम करके लड़ेंगे, और अभी तक तो हम ही जीत रहे हैं। जब वो जीत जाएंगे तो बताएं हमको कि कहाँ जीते कि नहीं जीते हैं। हम तो चुनाव मैदान में उतरेंगे, पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे, और चुनाव जीतने के लिए हम उतरेंगे, और इस उम्मीद के साथ लड़ेंगे तो हम प्रत्येक विधानसभा सीट में हम विजय प्राप्त करें। देखें क्या होता है। पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह जी यहाँ से विधायक थे। उनका आम जनता से जुड़े लोगों ने ये भी सवाल किया भाजपा से, विधायक जी से, आपसे, कि कांग्रेस ने जो योजना लागू की थी, एक योजना थी हाईटेक गौशाला। उसके तहत वहाँ पर गौशाला के तहत वहाँ पर मवेशियों को रखने की हर एक प्रकार की सुविधा दी जाती थी। भाजपा सरकार आई, उसको बंद कर दी। क्या रीज़न था उसका? देखिए, हमने बंद तो नहीं किया है, हमने उसका एक्सपेंशन जोड़ नहीं किया है। ये कुछ मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में इसकी समस्या है, और उस समस्या के समाधान करने के लिए हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। कभी-कभी ऐसा लग रहा है कि जनता अनावश्यक अतिरिक्त बोझ सरकार पर डालने की कोशिश कर रही है, कि जितने भी मवेशी हैं वो किसी न किसी के मालिक कोई न कोई होंगे, और जानबूझ करके वो अपना काम निकाल करके छोड़ देना, ये उचित बात नहीं है। गौशाले जो हैं, उन गौशाले भर से समाधान होने वाला नहीं है। हमको कोई गंभीर विचार करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करें। जो लोग, जो जानवर कभी हमारे घरों में बंधा करते थे, अब उसके लिए सरकार बांधेगी, हम छोड़ देंगे, वो दूध लेकर के फिर छोड़ देंगे। इस पर हमको गंभीरता से विचार करनी पड़ेगी। लेकिन ये कहना बिल्कुल सही नहीं है, जो योजना चालू हुई थी उसको ठीक से चलाने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो की जा रही है। अभी कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया है कि जो भी योजनाएं, मतलब भ्रष्टाचार पे लिप्त है सरकार, तो आम जनता इस बार उसको जवाब देगी 2023 के विधानसभा चुनाव में। भ्रष्टाचार से लिप्त है कांग्रेस, हमारी वर्तमान सरकार। उनके समय में भ्रष्टाचार नहीं था क्या? नंबर एक, उनके मंत्री लोग जेलों में नहीं गए क्या? और मैं ये नहीं कहूँगा कि भ्रष्टाचार है नहीं, तो भ्रष्टाचार को दूर करने के जो प्रयत्न करने चाहिए वो है। ये तो बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि ऐसे है, प्रमाण के साथ में बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ पर किसी के ऊपर जनरल कह देना, हम कहते हैं साहब वो मीडिया वाले भ्रष्ट हैं। अरे ऐसा कैसे, कोई एक तो भ्रष्ट होगा, सब थोड़ी भ्रष्ट हो जाते हैं। और अगर कोई भ्रष्ट होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जाकर के कार्रवाई करवाए ना, शिकायत करें ना। कितनी शिकायतें की उन्होंने, किसके खिलाफ की है? और कानून का अधिकार उनके पास है, कर सकते हैं ना, इस्तेगासा से दायर कर सकते हैं, करें ना किसी के खिलाफ। लास्ट सवाल आपसे विधायक जी, मान लीजिए इस बार भाजपा चौखट तक पहुंच गई, कुछ सीटें मान लीजिए घटती हैं जीतने में, तो क्या लगता है कि भाजपा या कि फिर कुछ ऐसा कार्य करेगी, या कि कुछ ऐसा अपना वो पेश करेगी कि मतलब सरकार एक बार फिर बन जाए? ये भी काल्पनिक बातें हैं। अगर कोई हमारे पास आता है हमारे साथ हाथ जोड़ने के लिए, तो हम तो भगा देंगे क्या? जब कोई आएगा तो देखेंगे। और अभी तो हम जीतने की बात करें, हम चुनाव जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से हम जीतना चाहते हैं। और जब ऐसी परिस्थिति, यदि भगवान ने ऐसा ला दिया, तो हमारे साथ जो सहयोग करने आएगा, हम उसके लिए सहयोग का हाथ बढ़ाएंगे। लास्ट सवाल एक और है कि आप मान लीजिए कि इस बार पार्टी टिकट आपको मौका एक बार और देती है, आपने चुनाव न लड़ने का भी ऐलान कर दिया, मान लीजिए पार्टी ने बोला आपको चुनाव लड़ने के लिए, तो सबसे हट के आप बताइए कि 5 साल 15 साल में इस विधानसभा क्षेत्र में सरकार ने जो घोषणा की थी, क्या वो घोषणा पूरी रह गई या कि उसको काम बाकी रह गया? सरकार ने जो घोषणा की थी, उस घोषणाओं से कहीं आगे हम बढ़ गए। जो चीजें हमने घोषणा की भी नहीं थी, सरकार की योजना ही हमको उसको लाभ मिल गया। हमने कभी ये कल्पना नहीं किया था कि हमारे यहाँ पर 10-10 करोड़ रुपए के 2 अस्पताल बिल्डिंगें बनेगी। हमने कभी घोषणा नहीं किया था, ना हमने मांग किया था। सरकार की योजना आई, हमने रिक्वेस्ट किया, तत्काल हमको मिल गया। तो जो घोषणाओं से भी आगे हम बढ़ रहे हैं, और कुछ तो हम अपने कार्यकर्ताओं से पूछ करके कि हमारी क्या आवश्यकताएं क्या है। खेल के मैदान, खेल की कोई चर्चा नहीं करता है। हम तो लगे हुए हैं कि हर पंचायत में, हर गाँव में जहाँ भी संभव हो, खेल के मैदान विकसित हो जाए, ताकि हम युवा लड़कों को खेलते हुए देखें। अब ये भी हमारी एक सोच है, इसमें भी थोड़ा पैसा खर्च हो रहा है। अभी तक उसकी लोग परवाह नहीं करते थे। अभी तक तो ये हो रहा था कि रहोनी की जो जमीन है, जो सार्वजनिक जमीन है, जो लोग कब्जा कर रहे थे, उस कब्जा न हो, उसको निकाल करके हम बच्चों को खेलने के लिए व्यवस्था कर दें। हम ये सोच रहे हैं, छोटी सी बात है,
लेकिन देश के बच्चों के युवकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम वो करने जा रहे हैं, वो करेंगे जाकर। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर आपका एक छोटा-सा विचार जानना चाहूँगा। साहब इस चंद्रयान मैं न्यूज़ देख रहा था और जैसे-जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उतर रहा था, धड़कनें बढ़ रही थी और जिस वक़्त वो गिरा, मेरे अंदर जो भाव जाग रहे थे, उसकी मैं बता नहीं सकता हूँ कि क्या हो रहा था। इतनी खुशी और इतना आनंद कि आज वो दिन भी हम देख रहे हैं। सही में अब जिस उम्र में मैं पहुँचा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले चले गए हैं, मेरे साथी थे, आज उनको ये देखने का अवसर नहीं मिला कि हम वो दिन देख रहे हैं कि हमारे यहाँ से पृथ्वी से और हमारे देश का यान जा रहा है और जाके चंद्रमा में लैंड कर रहा है। इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है? ये थे हमारे साथ नगौद विधानसभा क्षेत्र के विधायक नागेंद्र सिंह जी, जिन्होंने जवाबदेह सेगमेंट के तहत हमसे चर्चा की और इन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर किस प्रकार से और क्या-क्या विकास कार्य किए जा रहे हैं। और यदि इन्होंने अभी हाल ही में एक घोषणा ये भी कर दी है कि ये इस बार विधायक जी चुनाव नहीं लड़ेंगे। यदि पार्टी इनको मौका देती है या कि पार्टी इनको कहती है कि आप चुनाव लड़िए ही, तो फिर ये एक बार फिर रणभूमि में कूदेंगे और नगौद क्षेत्र का विकास करेंगे। पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार के लिए सतना से अंबिका केसरी।